नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। मुंबई में मनसुख मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त ये है कि एनआईए कोर्ट ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और अब नेता बने प्रदीप शर्मा को 28 जून तक एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। आज सुबह प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया। प्रदीप शर्मा की एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। आज सुबह एनआईए ने मुंबई के अंधेरी में प्रदीप शर्मा के घर 4 घंटे तक रेड की। मनसुख मर्डर केस में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उन पर सबूत मिटाने के आरोप हैं, सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है और इसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 4 घंटे तक उनके घर पर आज एनआईए की रेड हुई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 12 दिन के लिए एनआईए कस्टडी उन्हें दे दिया गया है। जगह 73 भगवान भवन, जेपी नगर, अंधेरी, मुंबई। समय सुबह 6 बजे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विक्रम खटालिया की अगुवाई में इस बिल्डिंग में दाखिल होती। साथ में सीआरपीएफ और पुलिस के कई जवान हैं। एनआईए की टीम सीधे बिल्डिंग के 6ठे माले के फ्लैट में दस्तक देती है। ये फ्लैट है कभी मुंबई पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा का। मनसुख हिरन हत्या मामले में आज एनआईए ने पूरे दल बल के साथ पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा के घर पर छापेमारी की। मैं इस वक्त प्रदीप शर्मा के घर पर ही हूँ। भगवान भवन नाम की ये इमारत दरअसल मुंबई के अंधेरी ईस्ट में है और इसी इमारत की 6ठी मंजिल पर प्रदीप शर्मा का घर है, जहाँ पर सवेरे 6 बजे एनआईए की टीम आती है और उसके बाद 10 बजे तक लगातार ये छापेमारी चलती है। और इसी दौरान प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेकर एनआईए पूछताछ भी करती है। दरअसल प्रदीप शर्मा बीते कई दिनों से एनआईए के रडार पर थे। एनआईए का शक था कि मनसुख हिरन के हत्या के मामले में प्रदीप शर्मा की एक अहम भूमिका थी और उन्होंने इस मामले के मुख्य आरोपी सचिन वजे की अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी की है। हम बता दें कि इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है बीते दिनों, एक संतोष शेलार और दूसरे आनंद यादव। ये दोनों व्यक्तियों से जब पूछताछ हुई उसके बाद प्रदीप शर्मा की भूमिका थोड़ी थोड़ी साफ हुई और इसी वजह से एनआईए ने अपनी जांच में तेजी लाई और ये छापेमारी की है। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए के रडार पर प्रदीप शर्मा लंबे समय से था, लेकिन जांच एजेंसी के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। दरअसल 4 दिन पहले एनआईए ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनके नाम थे संतोष शेलार और आनंद। इनसे पूछताछ में मनसुख मर्डर केस से प्रदीप शर्मा के तार जुड़े पाए गए। सूत्रों के मुताबिक प्रदीप शर्मा ने अपने शागिर्द सचिन वाजे की इस मामले में मदद की थी। इतना ही नहीं, पकड़े गए 2 आरोपियों में से एक की लोकेशन प्रदीप शर्मा के घर के पास पाई गई थी। बताया जा रहा है कि मनसुख की हत्या के कुछ दिन पहले सचिन वजे और एक शख्स के बीच में मुंबई के अंधेरी इलाके में एक मीटिंग हुई थी। संयोग से प्रदीप शर्मा भी मुंबई के अंधेरी इलाके के जेबी नगर में ही रहते हैं और इसीलिए एनआईए को आशंका है कि इस मीटिंग का वो दूसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि प्रदीप शर्मा ही थे। इसके अलावा एजेंसी को कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बरामद हुए हैं, जिसमें सचिन वजे विनायक शिंदे के साथ बैंड्रावर्ली सीलिंग पर एक गाड़ी में सफ़र करता हुआ नजर आया था। एनआईए का मानना है कि ये दोनों उस वक्त प्रदीप शर्मा से ही मिलने जा रहे थे। और तो और मनसुख हिरन को जिस नंबर से आखिरी बार कॉल किया गया था उसकी लोकेशन भी अंधेरी के जेबी नगर के पास ही थी। गिरफ्तार संतोष शेलार और आनंद से मिले इनपुट के बाद एनआईए ने आज सुबह प्रदीप शर्मा को हिरासत में लेकर पहले 5 घंटे पूछताछ की और संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रदीप शर्मा पर सबूत मिटाने और साजिश का आरोप है। प्रदीप शर्मा के फ्लैट से एनआईए ने 1 दर्जन महत्वपूर्ण फाइल और गैजेट जब्त किए हैं। इससे पहले एनआईए प्रदीप शर्मा से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, एक बार 7 घंटे तो दूसरी बार 9 घंटे। और अब एंटीलिया केस में 113 एनकाउंटर करने वाला मुंबई पुलिस का कभी सुपर कॉप रहा प्रदीप शर्मा सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। टीम न्यूज नेशन। कभी प्रदीप शर्मा को मुंबई का सुपर कॉप कहा जाता था। मुंबई का अंडरवर्ल्ड कभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे प्रदीप शर्मा के नाम से ही कांपता था। फर्जी एनकाउंटर के आरोप में जेल की हवा भी खानी पड़ी, सियासत में भी कदम रखा और अब एनआईए के शिकंजे में। प्रदीप शर्मा का करियर किसी बॉलीवुड की स्टोरी से कम नहीं है। मुंबई पुलिस से रिटायरमेंट ले चुके एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा का नाम एक बार फिर से सुर्खियों में है।
100 से ज्यादा एनकाउंटर कर चुके प्रदीप का पुलिस करियर क्रिमिनल के खात्मे से लेकर विवादों के साए में रहा। जिस सुपर कॉप से कभी अंडरवर्ल्ड भी कांपता था, वो अब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA के शिकंजे में है। 1983 में मुंबई पुलिस ज्वाइन करने वाले प्रदीप शर्मा की पहचान दरअसल 90 के दशक में बनी। मुंबई से अंडरवर्ल्ड को जड़ से उखाड़ने में प्रदीप शर्मा ने अहम किरदार निभाया और इसीलिए दया नायक, प्रफुल्ल भोसले और विजय सालस्कर जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस वालों की फहरिस्त में उनकी एक अलग जगह थी। प्रदीप शर्मा ने अपना पहला एनकाउंटर 90 के दशक में मुंबई के घाटकोपर इलाके में दाऊद गिरोह के जावेद और रहीम का किया था और उसके बाद उन्होंने इतनी ख्याति बटोरी कि उनके नाम पर बॉलीवुड में कई फिल्में तक बन चुकी हैं। प्रदीप शर्मा मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट में सीनियर इंस्पेक्टर थे। करीब 25 साल के पुलिस करियर में उनका नाम 113 क्रिमिनल के एनकाउंटर में जुड़ा, जिसमें मुंबई अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा तक के आतंकियों का नाम भी शामिल रहा। प्रदीप शर्मा ही वो शख्स हैं जिन्होंने दाऊद के भाई इकबाल कास्कर को भी गिरफ्तार किया। सेनेगल में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी के बॉस रहे श्रीकांत मामा का एनकाउंटर किया था। बाद में प्रदीप शर्मा का बांद्रा क्राइम ब्रांच से एंटी नार्कोटिक्स सेल में ट्रांसफर हुआ था। पुलिस करियर में प्रदीप शर्मा पर फर्जी एनकाउंटर और अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप भी लगे। प्रदीप शर्मा को 2006 में छोटा राजन गैंग के लखन भैया के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप को 3.5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में उन्हें बर्खास्त भी कर दिया था। 2013 में कोर्ट से बरी होने के बाद 2017 में उन्हें दोबारा पुलिस में शामिल कर लिया गया। प्रदीप शर्मा पर अंडरवर्ल्ड के साथ 60 घाट के आरोप भी लगे। हालांकि इस केस में भी वो निर्दोष साबित हुए। प्रदीप शर्मा मूल रूप से यूपी के आगरा से है। वो आगरा में ही पैदा हुए। उनके पिताजी की अंग्रेजी प्रोफेसर पद पर महाराष्ट्र के धुले जिले में नौकरी लग गई। उसके बाद प्रदीप शर्मा अपने परिवार के साथ धुले में ही शिफ्ट हो गए। प्रदीप शर्मा की प्राइमरी से लेकर PG तक की पढ़ाई धुले से ही हुई है। उसके बाद उनकी महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी लग गई। प्रदीप शर्मा की पहली पोस्टिंग मुंबई के माहिम पुलिस स्टेशन में हुई। उसके बाद वो जुहू में क्राइम ब्रांच से जुड़ गए। 2019 में प्रदीप शर्मा ने मुंबई पुलिस से रिटायरमेंट ले ली, शिवसेना ज्वाइन किया। मुंबई के पास की नाला सुपारा सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। अब और 2 साल के बाद वो एंटीलिया केस में सबूत मिटाने और साजिश के आरोप में NIA के शिकंजे में है। टीम न्यूज़ नेशन। जिस केस में एनकाउंटर गुरु रहे प्रदीप शर्मा की गिरफ्तारी हुई है, आखिर वो केस क्या है? इस केस में अब तक कितने लोग NIA की गिरफ्त में आ चुके हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या है एंटीलिया केस? ये आलिशान बिल्डिंग हिंदुस्तान के बड़े अमीर शख्स का आशियाना है। मुंबई के सबसे महंगे रिहायशी इलाकों में एक पेडर रोड में ये बिल्डिंग है। नाम है एंटीलिया। उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर। एंटीलिया से महज 300 मीटर की दूरी पर इसी साल 25 फरवरी को विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। कार में 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा लेटर बरामद हुआ था। 5 मार्च को स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन का शव रेती बंदर की खाड़ी से बरामद हुआ था, जिसके बाद महाराष्ट्र ATS ने इसमें हत्या का मामला दर्ज किया और 2 लोगों को अरेस्ट किया। इसके बाद इस केस में NIA की एंट्री हुई और 13 मार्च को महाराष्ट्र पुलिस में API रहे सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया था। एंटीलिया मामले की शुरुआत एक स्कॉर्पियो कार की चोरी से हुई। उसके बाद उसी चोरी की गई स्कॉर्पियो में विस्फोटक रखे गए और तो और कुछ दिन के बाद उस कार के मालिक मनसुख हिरण की हत्या कर दी गई। कुल मिलाकर 3 मामले दर्ज किए गए और एक समय 3 जांच एजेंसियां इन 3 मामलों की जांच कर रही थी, लेकिन आखिरकार अदालत के आदेश के बाद इन सभी मामलों को जोड़ दिया गया और NIA ने इन सभी मामलों की जांच का जिम्मा संभाला। पहला केस मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी होने का था, जिसमें मुंबई पुलिस ने FIR दर्ज की थी। दूसरा केस अंबानी के घर के पास बरामद हुई जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो का है। इसकी जांच NIA के हाथ में है। तीसरा केस स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या का है। इस केस में महाराष्ट्र ATS जांच कर रही थी। अब थाने कोर्ट के आदेश के बाद इस केस को भी NIA को ट्रांसफर कर दिया गया।
अब ये समझिए एंटीलिया केस में अब तक कितनी गिरफ्तारी हो चुकी है। उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर यानी एंटीलिया के बाहर से बरामद हुई विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मामले में एनआईए 7 लोगों को पहले से गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजे, रियाज काजी, पूर्व इंस्पेक्टर सुनील माने, पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे, क्रिकेट बुकी नरेश गोरे, संतोष शेलार और आनंद यादव शामिल। संतोष शेलार और आनंद यादव की गिरफ्तारी 2 दिन पहले मुंबई के मलाड के कुरार गांव से हुई। इन दोनों पर पहले से गिरफ्तार सचिन वाजे तक जेलेटिन की छड़ें पहुंचाने का आरोप है। टीम न्यूज़ नेशन। और आज की इस सबसे बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव मुंबई से लाइव जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं धनराज बंजारी, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस, और एस बालाकृष्णन, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप लोगों के पास आऊं उससे पहले अपने सहयोगी विकास के पास चलता हूं। विकास, जल्दी से ये बताइए कि वो कौन से सवाल हैं जिसका जवाब प्रदीप शर्मा से जानना चाहती है एनआईए? जी बिल्कुल, देखिए सवालों की एक फहरिस्त है एनआईए के पास। एनआईए ये जानना चाहती है कि मनसुख हिरन की हत्या के ठीक पहले जो वजह और शर्मा की मुलाकात हुई थी उसमें क्या बातचीत इनके बीच में हुई थी। जिन लोगों को हायर किया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए मनसुख हिरन के मर्डर को, उनके साथ उनकी पैसों की क्या लेन देन हुई, इस सिलसिले में कुछ सबूत भी इकट्ठे करने और इसी वजह से 12 दिनों के कस्टडी की मांग की गई और इसी वजह से एनआईए ने आज 28 जून तक प्रदीप शर्मा को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है। जांच बेहद पेचीदा है, इसी वजह से कस्टडी के लिए ज़्यादा दिनों की मांग की थी और इसी वजह से 12 दिनों की मांग सैंक्शन की गई है। ठीक है, जी आप हमारे साथ रहिए। विकास, आपके पास आएंगे। धनराज साहब, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इससे आगे एनआईए की जांच किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल जो विकास बता रहे हैं उनके जवाब चाहिए। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा संदेह है प्रदीप शर्मा पर, वो ये कि उनके इलाके में ही मीटिंग होती है, मर्डर से कुछ दिन पहले ही मीटिंग होती है और वाजे वहीं पाए जाते हैं, यानी उनका लोकेशन वहीं ट्रेस किया जाता है। ये जो केस है इसके अंदर एक बात समझ ले कि एक्सप्लोजिव एक्ट के बेसिक सेक्शंस लगे हुए हैं। उसके अलावा 302 आईपीसी मर्डर केस हिरेन की हत्या का लगा हुआ है और सबसे बड़ा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120B आईपीसी के तहत इसके अंदर कलम लगे हुए हैं। तो हर मामले में ये बड़ा संगीन जुर्म है और बहुत ज़्यादा तहकीकात इसमें तय तक होना निश्चित है और उसी प्रकार से वो होगा। लेकिन ये सिर्फ एंटेलिया का मामला नहीं है। आप अगर एंटेलिया के बगल में देखें तो केनिथ वर्थ नाम की एक बिल्डिंग है जो कि डॉक्टर होमी बाबा का घर हुआ करता था। उन्होंने गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया अपने विल में। आज वहां पे भारत के सबसे ऊंचे स्तर के एटॉमिक साइंटिस्ट रहते हैं जी। इस केस में अगर आपको पता हो तो एक ईमेल तिहाड़ जेल से जारी हुई है। बंबई के भिवंडी एक सबर्ब में कुछ दिन पहले डिटोनेटर के साथ जिलेटिन बरामद हुआ है जी। उसके बावजूद जो यूरेनियम मतलब एटम बम बनाने के लिए लगती है मेटल, उसकी भी केस हाल ही में हुई है। तो एनआईए जो एक नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट है उसके अंदर तहकीकात कर रही है। बेसिकली ये तहकीकात थोड़ी धीमी जरूर महसूस होगी, लेकिन इंटेलिजेंस ऑपरेशन जब चलता है तो इसी प्रकार से कड़ी से कड़ी जुड़कर जब चेन ऑफ एविडेंस बन जाती है तब उसमें ऐसे आरोपियों को अरेस्ट होने के अलावा और कोई चारा नहीं रहता और वो अरेस्ट हो जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है कि जो आदमी अब तक इनविजिबल है और जिसके बतौर हुकुम कहने के मुताबिक प्रदीप शर्मा हो या वजह हो या यूनिफॉर्म के पुलिस ऑफिसर एक गैंगस्टर की माफक काम कर रहे थे। एक बड़ी बात आप कह रहे हैं धन्ना जी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सिर्फ एंटीलिया नहीं, उसके बगल की जो बिल्डिंग है उसको भी ध्यान में रखकर इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एस बालाकृष्णन साहब, इससे पहले भी प्रदीप शर्मा गिरफ्तार हुए, उनको जेल हुई, उसके बाद फिर से एक बार उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगना, उनकी गिरफ्तारी होना, 12 दिन की कस्टडी अगर कोर्ट ने दिया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सबूत, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं एनआईए के पास जिसका जवाब वो चाहती है। शाह साहब, मेरे परम मित्र धनराज बंजारी साहब है, मैं उनको बहुत इज्जत करता हूं,
लेकिन ये जो केनिलवर्थ बिल्डिंग का जो थियरी वो आगे बढ़ा रहे हैं, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। ये सारा मामला अंटिलिया का जो केस जो है, ये बहुत बड़ा खंडनी एक्सटॉर्शन वसूल करने का केस है। ये उनको लगा कि मुकेश अंबानी के पास लाखों करोड़ों रुपया है, तो अगर उनके पास से 1-2 हज़ार करोड़ रुपया वसूल करे तो बहुत ही अच्छा होगा। होलसेल में इनका पूरा धंधा हो जाएगा, जबकि पहले रिटेल में किसी के पास से 10 करोड़ 5 करोड़ का एक्सटॉर्शन करते थे, तो डायरेक्ट होलसेल में इनका जो एम्बिशन इतना बढ़ गया था, इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, उनको लगा कि ऐसे मुकेश अंबानी को डरा के उनके घर के बाहर एक जीप में जेलेटिन स्टिक्स रख के फिर बाद में वो धमकी का लेटर सब देके, अगर उनको लगा। लेकिन इसके पीछे जो है न प्रदीप शर्मा न एपीएस सचिन वजे या उनके जितने भी साथी है, उनका हिम्मत नहीं होता था। इतना बड़ा उद्योगपति जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर है, पीएम के बहुत निकट है, इतना बड़ा ये जो व्यक्ति जो है उनको टारगेट करने की हिम्मत नहीं होता था, अनलेस एंड अनटिल उनका जो सीनियर बॉसेस जो है आईपीएस में, जब तक उनके वहाँ से हरी झंडी नहीं उसको दिखाया गया हो। क्योंकि एक आईपीएस ऑफिसर है जो प्रदीप शर्मा का बहुत बड़ा उसको गुरु मानते हैं, और जहाँ भी वो गए उसका पोस्टिंग हुआ है इस आईपीएस ऑफिसर का, वहाँ पे बहुत सेंसेशनल केसेस होते थे। और इसके पीछे क्या होता था? खंडनी वसूल करने का, जो ड्रग लॉर्ड्स हैं उनके पास से वसूल करने का, और दूसरे भी जो लोग 2 नंबर के धंधे करते हैं। तो ये पूरा मामला हम पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो बहुत बड़ा एक्सटॉर्शन केस था, और प्रदीप शर्मा जो है, ये प्रदीप शर्मा को सचिन वजे ने अपना पर्सनल गुरु मानता था। पुलिस फोर्स में सर बोल के इतना उनको इज्जत देता था, इतना उनसे वो प्रभावित था। तो 3 बार प्रदीप शर्मा को क्वेश्चन किया गया एनआईए के ऑफिस में बुला के, बहुत घंटों पर उनका इंक्वायरी हुआ। उसके बाद तभी मामला क्लियर था कि प्रदीप शर्मा का अरेस्ट होगा। लेकिन एनआईए ने बहुत चालाकी से काम किया। 3 बार इंक्वायरी के बाद उनको छोड़ दिया, लेकिन उनको वॉच में रखा था, 24 आवर्स वॉच में रखा था, उनका मोबाइल टैपिंग में रखा था, उनके घर के बाहर लोग थे, रेकी करते थे। उसके बाद उनको लगा कि अभी समय आ गया है उनको अरेस्ट करना। लेकिन मेन सवाल है, एनआईए को मैं पूछना चाहता हूं, क्या जो आईपीएस ऑफिसर जिसका इसमें हाथ है, और दूसरी एक अहम बात मैं कहना चाहता हूं, सचिन वजे के डायरी में बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर जिसको वो पैसा देता था, हफ्ता देता था, लाखों करोड़ों रुपए देता था, वो डायरी एनआईए ने जब्त किया है। सर, यही से एक सवाल ये है जिसका जवाब मुझे लगता है विकास से हमको ले लेना चाहिए। कौन है विकास, क्योंकि जितने प्रदीप शर्मा ने कहा कि अगर कोई उसके साथ फोटो खिंचवा लेता है, क्योंकि वो नेता है इसलिए लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते रहते हैं, वो सुपर कॉप थे, वो टीवी पर आते थे, लोग उनको जानते थे, इसलिए लोग उनके साथ मिलते थे, फोटो खिंचवाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि उसने अगर कोई जुर्म किया है तो उस साजिश में उनका भी नाम आ जाए। देखिए, इस किस्म की सफाई अमूमन कोई भी बड़ा नेता, सेलिब्रिटी या पुलिस वाला दे सकता है, क्योंकि वो लोकप्रिय होते हैं और उनके साथ सेल्फी खिंचवाना या फोटो खिंचाने का शौक आवाम को होता है। और यही दलील कुछ प्रदीप शर्मा ने भी शुरुआत में दी थी। वो कह रहे थे कि वो एक पब्लिक फिगर बन चुके थे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे तो उनकी छवि थी ही जब तक वो पुलिस सेवा में रहे। उसके बाद जब उन्होंने राजनीति की डगर पर चलना शुरू कर दिया, तब उनके साथ उनके समर्थक जुड़ते चले गए, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाने वालों की संख्या बढ़ती चली गई। लेकिन ये सब अपने जुर्म को छुपाने का एक हथकंडा भी हो सकता है, ये एनआईए मानती है, और इसी वजह से इस किस्म की दलीलों पर यकीन नहीं किया जा रहा है। जांच को पूरा वाटर टाइट केस बनाने की दृष्टि से किया गया है। मैं ये बता दूं, बहुत धीरे धीरे कदम उठाया गया है। एनआईए ने बहुत दिनों तक प्रदीप शर्मा को सर्विलांस पे रखा है। मैं इसके बता दूं कि इसके पहले भी 2 बार प्रदीप शर्मा से पूछताछ हो चुकी है, एक बार 7 घंटे और एक बार 9 घंटे, लेकिन उन्हें उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया जब तक कि उनके पास ऐसे आरोपी ना मिल जाए जो ये सीधा सीधा इशारा कर सकें कि प्रदीप शर्मा के इशारे पर मनसुख हिरन की हत्या हुई है। जी विद्यानाथ। ठीक, विकास धन्ना साहब, अब सवाल यह भी है कि जिस कॉप को पूरा हिंदुस्तान इसलिए जानता था कि भाई वो आतंकियों के लिए या आतंक फैलाने वालों के लिए, अंडरवर्ल्ड के लिए एक ऐसा नाम है जिससे अंडरवर्ल्ड के लोग जो हैं वो थर-थर कांपते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं लगातार इस केस में एक के बाद एक पुलिस वालों के नाम जुड़ते चले गए, पूर्व अधिकारी का नाम जुड़ता चला गया। यह क्या इशारा करता है कि क्या जुर्म की दुनिया में जो लोग थे उनका सफाया करते करते पुलिस में मौजूद लोग या पुलिस अधिकारी जो हैं वो जुर्म की तरफ बढ़ गए, उनको इस बात का अंदाजा नहीं हुआ, एहसास नहीं हुआ कि वो पतली सी लकीर कब क्रॉस कर दे रहे हैं?
ये बात तो टीट फॉर टैट वाली एक लॉजिक है, लेकिन इसके बावजूद आप इसकी बुनियादी लॉजिक को समझे कि जनाब इसके अभी जो बाला साहब ने कहा, बालू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसकी हर बात से मैं मुख्तसर हूँ। बात यहाँ पे यह है कि जब ये लोग पुलिस की वर्दी में एनकाउंटर किया करते थे तब इनका मसीहा कौन था, किसके इशारे पे करते थे? जब इनके ऊपर केसेस हुई, मर्डर के मामले दायर हुए, तब इनको बचाने वाला कौन था? अब ऐसी बात है कि जब ये किसी से एहसान पाकर उसके एहसानों के नीचे हो गए और उस आदमी ने उनको कहा होगा कि हमारा ये काम आपको करना है, तो ये ना नहीं कह सकते जनाब। और ये इस बात को ध्यान में रखे कि ये महज संजोग नहीं है मेरे भाई कि वहां एंटालिया में जो जिलेटिन मिली उसमें डिटोनेटर नहीं थे। सब ने कहा कि ये बम वाली बात नहीं है, ये तो एक्सटॉर्शन के लिए रखा गया मामला है। लेकिन फिर भिवंडी में 300 किलो जिलेटिन डिटोनेटर के साथ मिलता है। उसी दायरे में 1.5 महीने के अंदर यूरेनियम पकड़ी जाती है। वही साइंटिस्ट जो वहां रहते हैं, उनका मकान वहां से कुछ दूरी पे है। ये सारी संजोग वाली बातें हो नहीं सकती। और मेरा मानना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है, जिसको रुतबा और जिम्मेदारी दोनों का ख्याल रखकर नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से ये केस इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, भले ही इसकी बुनियाद एक्सटॉर्शन पे हो, लेकिन मेहरबानी करके हम लोग 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन या फिर अनिल देशमुख साहब ने कुछ पैसा मांगा, ये मांगा, उसके तरफ न जाते। वो मामला हो सकता है, मैं उसके बिल्कुल ये नहीं हूं, हो सकता है। लेकिन अगर ये एक्सटॉर्शन वाली थ्योरी मेन नेशनल थ्रेट को गुमराह करने के लिए यूज की जा रही है, तो एनआईए इसका पर्दाफाश जरूर करेगी। ठीक है सर, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। धनराज जी, एस बालाकृष्णन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटेंगे।